हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं रेनू अग्रवाल। आज हम कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें हम रिलेशन तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज 2.2 तक भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी हो तो आप उसको चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, हम करते हैं आज फंक्शन। फंक्शन को क्या कहते हैं? अगर हम फंक्शन को कहें कि फंक्शन का रिलेशन से क्या आपस में रिलेशन बन रहा है, तो फंक्शन इज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। हमने अभी तक रिलेशन के बारे में पढ़ा कि एक एलिमेंट का दूसरे से रिलेशन होता है, एक सेट का दूसरे से रिलेशन होता है। पर जब वो रिलेशन स्पेशल टाइप का हो जाए तो वो फंक्शन होता है। अगर हम फंक्शन की डेफिनेशन की बात करें तो कहते हैं कि अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज सेड टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। जैसे हम समझो इसको, अब ये हमने एक सेट बनाया, ये हमारे पास दो सेट है। अब इसका इससे जो रिलेशन बन रहा है हम उसे फंक्शन कहेंगे। कब? जब इसका कुछ किसी से रिलेशन बन रहा हो। जैसे हमने इसमें से लेते हैं 1 2 3 कुछ लिया, ठीक है। अगर हमारे पास ये है तो हमारा देखो, इसका 1 का 4 से, 2 का 6 से, 3 का 5 से, ये हमारी प्री इमेज होती है। इसे हम कहते हैं सेट ए को प्री इमेज, ठीक है। और इसको सेट बी को कहेंगे हम इमेज। अगर इसकी सेट ए की सारी एक एक एलिमेंट की एक एक ही इमेज बन रही है तो वो फंक्शन है। ओनली वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। देखो, 1 की 4 से बन रही है, 2 के 6 से रिलेशन हो रहा है, 3 का 5 से, तो ये स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन रिलेशन हो गया, तो इसको हम इसलिए फंक्शन कह देते हैं। ठीक है। फंक्शन को डिनोट करने का तरीका है कि ए हम लिखते हैं द फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज डिनोटेड बाय एफ। रिलेटेड किससे है? ए का रिलेशन है बी से, तो वो ए से ए टू बी आपका रिलेशन बन रहा है, उसी को हम फंक्शन कहते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। देखो, अब ये हमने जैसे एक एग्जाम्पल लिया कि एक ए सेट है 1 2 3 4 का, एक बी सेट है ए बी सी डी ई का। अब हमने उसको रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। देखो, एरो डायग्राम बनाया ना। देखो, एरो डायग्राम में आप क्या कह सकते हैं, जैसे एक अलग अलग एक ही नंबर के अलग अलग में समझोगे कि क्या क्या फ़र्क होता है, किसको हम फंक्शन कहेंगे और किसको फंक्शन नहीं कहेंगे। देखो, ए का एक हमने बनाया बी से रिलेशन, ठीक है। 4 का बनाया डी से रिलेशन, ठीक है। अब आपके पास क्या हुआ, बी का मान लो आपके पास इससे भी बन गया 2 का। अब क्या हुआ कि यहाँ पे 1 और का बी से रिलेशन बन रहा है, 2 का सी से बन रहा है, 4 का डी से बन रहा है, पर 3 का किसी से नहीं बन रहा। तो हमारी डेफिनेशन के हिसाब से एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के सभी एलिमेंट्स का एक इमेज बननी चाहिए सेट बी में। पर यहाँ देखो, आप 3 का नहीं बन रहा, तो हम इसे क्या कहेंगे? नॉट फंक्शन, इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, ये नहीं है। अब देखो, इसमें यहाँ पे इसका 1 से बना, ठीक है, 2 का सी से बन रहा है और 3 का भी सी से बन रहा है, 4 का डी से बन रहा है, ठीक है, और 4 का ई से भी बन रहा है। ठीक है, अब समझो, 1 का सारे तो हैं, हमारी ये वाली कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ सारे होने चाहिए रिलेशन में। पर क्या हो रहा है यहाँ पे कि आपका जो 4 है वो 2 इमेज बना रहा है। तो हमारे पास कंडीशन दूसरी जो थी 1 और ओनली 1 इमेज, वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही। तो सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, 2 इमेज नहीं बना सकता एक एलिमेंट। ये प्री इमेज है, ये इमेज है। यहाँ 2 इमेज बन रही है ना 4 की, एक डी के साथ एक ई के साथ, तो ये नॉट फंक्शन, ये नहीं है फंक्शन, नो। ठीक है। अब एक और देखो, इस टाइप का अगर ऐसा हो तो क्या होगा? ए का बी से बन रहा है, इससे बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक है, और आपके पास डी का ई से भी बन रहा है। ठीक है, देखो सबकी यहाँ पे एक यूनिक इमेज है,
ठीक है, तो सबके ये कह सकते हैं कि हाँ ये फंक्शन है, सारे एलिमेंट्स हो गए और इसकी सबकी एक एक यूनिक इमेज भी हो गई, तो ये फंक्शन है। यस, इट इज़ अ फंक्शन। ठीक है, अब एक अलग टाइप का और देखो कि आपके पास ऐसा आ गया कि सबकी एक एलिमेंट होगा ही नहीं इसमें, कम वो देखो इसकी ये बन रही है और इसकी भी ये बन रही है, इसकी ये इसकी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसकी दोनों की एक के दो के साथ रिलेशन बन रहा है, 1 की भी ए इमेज है, 2 की भी 1 ए इमेज है, पर क्या हो रहा है कि ये दोनों की है यूनिक ही, 1 और 2 बना एक ही इमेज रहे हैं, ओनली 1 इमेज बना रहे हैं। दो यहाँ पे क्या हो रहा था कि 2 इमेज बना रहा था 4, यहाँ पे दोनों ही एक इमेज बना रहे हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन है। यस, अब इस चीज़ को ना आप ऐसे समझ सकते हो कि हम जैसे नॉर्मल अपने घर में स्विच होते हैं हमारे पास, तो एक जैसे बाथरूम में एक स्विच है, एक अंदर भी स्विच है और एक बाहर भी स्विच है, तो एक स्विच के 2 बल्ब नहीं जल सकते एक स्विच से, पर एक बल्ब के 2 स्विच हो सकते हैं। आपके जैसे स्टेयर्स में होता है कि स्टेयर्स में एक नीचे से भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो उस बल्ब को और एक ऊपर से भी ऑन ऑफ कर सकते हो, तो एक बल्ब के 2 स्विच हो सकते हैं, पर दो स्विच एक उसके नहीं हो सकते, एक स्विच से 2 बल्ब नहीं जल सकते। इसको आप ऐसे समझो। ठीक है, एक बल्ब, ये बल्ब है समझो आपके पास। ठीक है, इसके 2 स्विच हो सकते हैं, एक यहाँ ये स्टेयर्स जा रही हैं आपके पास, एक स्टेयर्स के ऊपर है स्विच और एक ये स्टेयर्स के नीचे की साइड में है स्विच। ठीक है, पर क्या हो रहा है यहाँ पे एक ही स्विच है, आपके पास एक स्विच है, इससे आपका ऊपर वाला बल्ब भी जल जाए, ऐसा कैसे पॉसिबल होगा, और ये वाला बल्ब, ये ट्यूबलाइट भी जल जाए समझ लो, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसको प्रैक्टिकल में ऐसे समझ के चलो कि एक बल्ब के 2 स्विच हो सकते हैं, पर एक स्विच से 2 चीज़ें नहीं जल सकती। ये अपने डेली लाइफ में अपने देखते हैं ना, ये वही चीज़ है हमारे पास। समझ गए हैं? इसको ऐसे ही देखेंगे। अब इनके डोमेन, कोडोमेन और रेंज की बात करते हैं। ठीक है, देखो अब जैसे हमारे पास ये फंक्शन है, इसकी डोमेन क्या होगी? डोमेन यानी इनपुट, आप क्या डाल रहे हो और आपको क्या मिल रहा है। ठीक है, वो आपका आउटपुट, वो रेंज। इसको ऐसे समझो, ये इनपुट होता है और रेंज आपकी आउटपुट। आपने फंक्शन में क्या डाला और आपको क्या मिला, डोमेन। अब ये आपके पास फंक्शन है, इसमें 1 2 3 4 ये इसकी डोमेन हो गई। ठीक है, और इसकी रेंज, कोडोमेन क्या है? पूरा सेट बी, तो ए बी सी डी और ए। और इसकी रेंज क्या है? अब ए तो है ही नहीं ना, ए की कोई प्री इमेज नहीं है। रेंज में क्या होता है, किसी की प्री इमेज जरूर चाहिए, तो हमारे पास रेंज क्या है? बी सी डी ए। ठीक है, अब इसको देखो, इसमें क्या है? ये भी हमारे पास फंक्शन ही है, तो हम इसकी क्या बनाएंगे? डोमेन 1 2 3 4। ठीक है, इसकी कोडोमेन क्या है? पूरा सेट बी, तो ए बी सी डी ई आपके पास। और रेंज क्या क्या है? किस किस की प्री इमेज है ये देखना है बस, जो हमारे रिले फंक्शन में ऐड है वो। ये देखो, इसकी क्या बन गई? ए सी और डी, ये इसकी रेंज आ गई। तो इस तरह से हम फंक्शन की डोमेन, कोडोमेन और रेंज बता सकते हैं। क्लियर है? अब ये डोमेन, कोडोमेन और रेंज से रिलेटेड ही हमारे पास एग्जाम्पल 10 है, वो करते हैं। देखो एग्जाम्पल 10, लेट n be the set of natural number and the relation r be defined on n such that y equal to 2x, और x और y जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज बताना है कि ये जो फंक्शन है, जो रिलेशन है, वो फंक्शन है या नहीं। अब देखो, पहले एक ना हम सेट वो बनाते हैं, एरो डायग्राम से समझो इस चीज़ को। आपके पास y कैसा होना चाहिए? नेचुरल नंबर कैसे होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 ये सब चल रहा होता है ना, नेचुरल नंबर में चल रहे हैं आगे कॉन्टिन्यूस में।
ठीक है। और इधर भी आपके पास दूसरा सेट भी नेचुरल नंबर, क्योंकि एक्स और वाई दोनों ही नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है। अब आपके पास ये एक सेट है, ये बी सेट है, हमें इसका फंक्शन बताना है। अब इसने क्या कहा, जो वाई है आपके पास वो 2x है। अगर मैं 1 में से 2 मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 आएगा आपके पास। ठीक, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा आपके पास। ऐसे सेट बन गया ना आपका। अगर आप इसका रिलेशन का सेट बनाओगे तो क्या बनेगा, देखो 1 2 2 का लिखोगे तो 4 और 4 का बनाओगे तो 8। इस तरह से चलता रहेगा, ये तो यही सेट बनेगा ना आपके पास। अब वो क्या कह रहा है कि आपके पास इसमें डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है और रेंज क्या है, ये बताना है। तो डोमेन क्या है हमारे पास इसकी, देखो डोमेन क्या होगी, सारे नेचुरल नंबर। सारे नेचुरल नंबर का सेट आ गया ना, पूरा सेट ए बनता है तो सारे नेचुरल नंबर, तो द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है। अच्छा, कोडोमेन क्या है, पूरा सेट बी। ऐसे आप 3 की बनाओगे तो 3 2 जा 6 भी बन जाएगा ये ऐसे। ठीक है ना, बनाएंगे तो बन ही जाएगा ना, ये तो ऐसे बनता चला जाएगा। ऐसे 6 लो और फिर 4 से 8 लो, ऐसे ही आपके पास बनता रहेगा, सबका बनेगा, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर हैं और सब नेचुरल नंबर इसे सेट बनेंगे। तो कोडोमीन क्या है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये भी। अच्छा, अब रेंज देखो, जो रेंज है समझने वाली, ये आप खास इंपॉर्टेंट मार्क करो, इसको समझना क्या है, रेंज क्या है। रेंज देखो हमारे पास सिर्फ कौन से नंबर आ रहे हैं, 3 इसमें इन्वॉल्व हो रहा है नहीं, 1 हो रहा है नहीं, 5 हो रहा है इन्वॉल्व नहीं, क्योंकि 2x दे दिया गया है। जब किसी भी नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक इवन नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे पास रेंज क्या आई, द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। और कोई भी नहीं है ना इसमें, 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है। आप 4 की इमेज बनाओगे तो 8 बनेगी, 3 की बना रहे हो 6 बनेगी, 2 की बना रहे हो तो 4 बनेगी, 1 की बना रहे हो तो 2 बनेगी। तो इवन नंबर सिर्फ आपके पास रेंज में आ गए हैं। ठीक है। और आप इसके लिए लिखोगे क्या कि हाँ ये रिलेशन है या नहीं, तो आप लिख दोगे सिंस एवरी नेचुरल नंबर हैज़ 1 और ओनली 1 इमेज, सबकी एक एक इमेज बन रही है, तो ये रिलेशन जो है वो फंक्शन है। क्लियर है। अब देखो एग्जाम्पल 11, एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन गिवन बिलो एंड स्टेट इन ईच केस गिविंग रीजन वेदर इट इज़ अ फंक्शन और नॉट। आपको रिलेशन दिए गए हैं 3 टाइप के और हर एक को चेक करके बताना है कि वो फंक्शन है या नहीं। ठीक है, देखो फर्स्ट से शुरू करते हैं। हमारे पास, हमें पता है फर्स्ट एलिमेंट जो होता है हमारा सेट ए से बिलोंग करता है, तो हम बनाते हैं अपना सेट ए 2 3 4, और जो एलिमेंट सेकंड होता है वो सेट बी से बिलोंग करता है। ए को 2 बार तो नहीं लिखेंगे ना, तो सिर्फ एक ही बार 1। ठीक है, ये कुछ नहीं है। अब देखो 2 का 1 से रिलेशन बन रहा है, 3 का भी 1 से बन रहा है, 4 का 2 से बन रहा है। तो हमने अभी अपने डेफिनेशन में यही समझा ना कि उसकी 1 और ओनली 1 इमेज बननी चाहिए। सेट ए की सेट बी के ओनली 1 एंड 1 इमेज बननी चाहिए। तो सेट ए के देखो एक ही इमेज बन रही है, एक यूनिक इमेज बन रही है, दोनों की एक ही बन रही है, पर एक ही बन रही है इमेज, 2 नहीं बना रहा। सेल एलिमेंट ए जो है वो 2 इमेज नहीं बना रहा कोई भी, सबकी एक एक इमेज है। तो ये हमारे पास फंक्शन है, यूनिक इमेज बन गई हमारे पास। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, तो आप लिख सकते हो सिंस 2 3 4 हैविंग देयर यूनिक इमेज, सो दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। ठीक है। अब सेकंड को चेक करते हैं। देखो सेकंड के लिए बनाया आपने, पहला एलिमेंट सेट ए से, फिर सेट बी से, ये फंक्शन बन रहा है आपका। ठीक है, इसका भी सेट ए और सेट बी, आपने इसके लिखे 2 3 4, इसमें क्या है 2 4 2 3 4, इसके भी यही है 2
3 4। ठीक है, अब देखो 2 का 4 से रिलेशन बन रहा है और 2 का 2 से भी रिलेशन बन रहा है, 3 का 3 से रिलेशन बन रहा है और 4 का 4 से भी रिलेशन बन रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 की 2 इमेज आ गई, 2 डिफरेंट इमेज आ गई ना, 2 से भी है और 2 4 से भी है, तो ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो आप आराम से इसको चीज़ को लिख सकते हो कि जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका आपका 2 हैविंग 2 डिफरेंट इमेजेस, टू हैव 2 डिफरेंट इमेजेस। तो ये नहीं है, इमेजेस इसकी 2 और 4 बन रही हैं, सो दिस रिलेशन इज अ नॉट अ फंक्शन। ठीक है, थर्ड को देखो। अब थर्ड का क्या बन रहा है, इसका भी हमने एरो डायग्राम बनाया। एरो डायग्राम बना के आपके पास इजी हो जाता है समझना किसी भी चीज़ को। इसमें है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इधर है 2 3 4 5 6 7। अब 1 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 से, 5 का 6 से और 6 का 7 से रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ पे क्या ये फंक्शन है, क्योंकि सबकी एक यूनिक इमेज बन रही है। ठीक है, कोई 2 इमेज नहीं बना रहा, तो हम इसको लिख सकते हैं कि एवरी एलिमेंट, सिंस एवरी एलिमेंट हैज 1 and only 1 image, so this relation is a function। ठीक है, क्लियर हो गया। देखो अब समझते हैं रियल वैल्यू फंक्शन। जो आपका एग्जाम्पल 12 है उससे पहले हम रियल वैल्यू फंक्शन और रियल फंक्शन समझते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों में और क्या है ये। अभी तक हमने डोमेन, कोडोमेन ये सब समझा है। ठीक है, जब हमारा, इसको पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर आपको समझाती हूँ। अ फंक्शन whose range is a set of real number then that function is called a real value function। ठीक है, मतलब हमने जैसे ये समझा था कि हमारे पास एक सेट ये है, एक सेट ये है। ठीक है, एक सेट ए है, एक सेट बी है और इसमें कुछ हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ भी कुछ है 7 8 9 10 11 ऐसे कुछ, और सबकी एक का सबसे रिलेटेड है, एक आपस में सबने का पेयर बना हुआ है। ठीक है, एसोसिएट हैं एक दूसरे के साथ में। तो जब हमारे पास देखो हमने इसमें स्पेशल क्या लिख रहे हैं, रेंज। ये हमारी प्री इमेज होती है, ये हमारा डोमेन होता है। जो हम डोमेन को क्या कहते हैं, जो हमारा सेट ए है वो हमारा डोमेन है, और रेंज क्या है, जो हमारा सेट बी के जितने भी एलिमेंट एसोसिएटेड हैं उस फंक्शन में वो हमारी रेंज है। तो हमारी इसका रेंज हम इस सेट की क्या लिखेंगे, हम इस फंक्शन की अगर हमें रेंज लिखनी हो तो क्या लिखेंगे, 7 8 9 10 11। देखो ये सारे रियल नंबर दिख रहे हैं, तो जितना जिसकी रेंज, जो रियल नंबर की जो रेंज है वो एक रियल नंबर का सेट हो तो वो हम उसे रियल वैल्यू फंक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे आपके ना बुक में एनसीईआरटी बुक में उसकी डेफिनेशन ऐसे दी गई है, उसको भी लिख लेते हैं। अ फंक्शन विच हैज either R or one of its सबसेट, सबसेट है ना ये रियल नंबर का सबसेट, as its range is called
अ रियल वैल्यू फंक्शन। ये सबसेट है, आपके रियल नंबर होते हैं ना वन, इसमें सारे नेचुरल नंबर भी, होल नंबर भी, इंटीजर्स भी, रैशनल नंबर भी, इरेशनल सब आ जाते हैं, वो सब रियल नंबर का सेट है। तो आपके पास ये नंबर दिख रहे हैं, ये सब रियल नंबर के सेट सबसेट है। तो जो हमारा सबसेट बनेगा रेंज का, जो रेंज है वो सबसेट है रियल नंबर का, तो उसे हम क्या कहेंगे, रियल वैल्यू फंक्शन। अब जैसे हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, देखो हमने एक और लिया, यहाँ सिर्फ हमें रेंज को देखना है, खास ध्यान रखना है, यहाँ सिर्फ रेंज को देखना है, हमें डोमेन से कोडोमेन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बी सी डी आपने लिया और यहाँ पे लिया √2, 3, √5, √7, ऐसे कुछ लिया, और आपके पास ये सेट बन रहा है, जैसे ये एक फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ भी आप इसकी रेंज को देखोगे, रेंज इसकी क्या आएगी, आपके पास √2, 3, √5 और 7, ये रेंज है। अगर जो आपकी रेंज है वो सबसेट है रियल नंबर का, तो वो रियल वैल्यू फंक्शन है, ठीक है। हमें डोमेन से या कोडोमेन से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ रेंज पे ध्यान देना है कि रेंज जो है वो सबसेट हो रियल नंबर का, ठीक है। अब समझो अगर रियल वैल्यू फंक्शन हो, हम उसे क्या कहेंगे, देखो रियल फंक्शन क्या है। अ रियल फंक्शन इज अ फंक्शन हुज डोमेन एंड रेंज आर द सेट ऑफ रियल नंबर। यहाँ हम क्या देख रहे थे कि सिर्फ रेंज को, हम रियल फंक्शन में क्या देखेंगे, डोमेन और रेंज दोनों को देखना है हमने, ठीक है। हमने एक सेट बनाया 1 2 3 4, ठीक है, और हमने यहाँ इधर बनाया √2, 5, 3, 7 और सबका एसोसिएट किया सबको एक दूसरे के साथ। ये आपकी डोमेन और ये आपकी रेंज, ठीक है। अगर आपकी रेंज सिर्फ रेंज रियल नंबर का सबसेट है तो वो रियल वैल्यू फंक्शन। अगर कोडोमेन भी नहीं, अगर डोमेन भी और रेंज भी, कोडोमेन नहीं, सिर्फ डोमेन और रेंज दोनों ही एसोसिएट रियल नंबर के सेट से बन रही हैं, डोमेन भी और रेंज भी दोनों ही रियल नंबर का सेट है, तो आपके पास वो रियल फंक्शन है। हाँ, यस इट इज रियल फंक्शन। अब एक देखो, एक चीज और देखते हैं, अभी आपको समझ में आएगा और भी क्लियर हो जाएगा। हमने लिया 1 2 3 4, ठीक है, इधर लिया हमने 2i, √3, √5, और हमने यहाँ सबके ये बना दिए, ठीक है। देखो जो 2i है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो हमारे रियल नंबर का सबसेट नहीं हो सकते, तो ये हमारे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ अगर हम सिर्फ रेंज देख रहे हैं तो नहीं है, और डोमेन का तो कोई बात नहीं, जब रेंज ही नहीं हुई तो यहाँ हमें डोमेन और रेंज दोनों देखनी होती है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ डोमेन देखनी होती है, ठीक है। इट इज़ नॉट अ रियल फंक्शन। अगर हम एक और बना रहे हैं, देखो आपको फर्क समझ में आ जाएगा। ये आपने फिर एसोसिएट की है। अब इस सेट को क्या कहेंगे, अगर हम सिर्फ और सिर्फ रेंज को देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ रेंज को देख रहे हैं, तो हमारे पास ये रियल वैल्यू फंक्शन तो है, पर ये रियल फंक्शन नहीं है। हम इसको क्या कहेंगे, ये रियल वैल्यू फंक्शन तो है, बट इट इज नॉट अ रियल फंक्शन।
ठीक है, कैसे? रियल वैल्यू फंक्शन में सिर्फ डोमेन को देखना है, 3, 5, 6, 7 ये रेंज हो गई आपकी। ये तो हमारे रियल नंबर के सेट सबका सबसेट है, पर जब हम डोमेन और इसको भी देख रहे हैं तो हमारे पास 2 आएगी जो है वो रियल नंबर का सेट नहीं हो सकती, तो ये रियल फंक्शन नहीं है, रियल वैल्यू फंक्शन तो है। क्लियर हो गया? अब इसी से रिलेटेड हम एग्जाम्पल 12 करेंगे, वो करते हैं। देखो एग्जाम्पल 12, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, डिफाइन अ रियल वैल्यू फंक्शन। अभी हमने समझा है कि रियल वैल्यू फंक्शन और रियल फंक्शन में क्या फ़र्क है। रियल वैल्यू में हमें क्या देखना है, सिर्फ रेंज है वो, ठीक है, कि रेंज को चेक करना है कि रेंज क्या रियल नंबर का सेट है वो। अगर रेंज रियल नंबर का सेट आ रहा है आपके पास तो वो रियल वैल्यू फंक्शन है, ठीक है। f such that f n to n, n मतलब नेचुरल नंबर का ही सेट है और दूसरा नंबर भी आपके पास नेचुरल नंबर है, तो फंक्शन आपको दिया हुआ है 2x + 1। यूजिंग दिस डेफिनेशन कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। आपको फंक्शन दे दिया गया 2x + 1। अब यहाँ पे x की वैल्यू आप एक नेचुरल नंबर डालेंगे और आपके पास जो दूसरा निकलेगा वो आपके पास y आ जाएगा, वो आपके पास रेंज आ जाएगी, ठीक है। आपने जैसे पहले 1 डाला इसमें तो क्या आ जाएगा, 2 × 1 + 1 यानी 2 + 1 यानी 3, ठीक है। ये आपके पास जो आएगा वो y आ रहा है, तो हमने यहाँ पे 3 आ गया हमारे पास। ऐसे ही हमने अब अगर 2 डाला इसमें, 2 × 2 + 1 4 + 1 यानी 5, ठीक है। फंक्शन में 3 डालेंगे तो 2 × 3 + 1 यानी 6 + 1 7, 4 डालेंगे तो 4 × 2 = 8 + 1 9, 5 × 2 = 10 + 1 11, 6 × 2 = 12 + 1 13, 7 × 2 यानी 14 + 1 यानी 15 आपके पास आ गया। अब देखो इसका ये हम बता रहे हैं क्या ये है रियल वैल्यू फंक्शन, डिफाइन करना है। तो देखो आपके पास जो रेंज आई है, ये आपके पास जो y आया वो रेंज आई है। अब अगर रेंज का सेट बना रहे हो आप, ठीक है, रेंज कह दो आप इसे y कह दो, इसे आउटपुट कह सकते हैं, कुछ भी आपके पास जो आएगा। तो 3 5 7 9 11 13 15 ये आ गया ना रियल नंबर का सेट। तो ये हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास फंक्शन है वो रियल वैल्यू फंक्शन है। ये हमारे पास रियल फंक्शन भी है क्योंकि इसकी डोमेन भी सारे रियल नंबर से रिलेटेड है, तो ये रियल वैल्यू फंक्शन भी है और रियल फंक्शन भी है, ठीक है। समझ गए इस चीज़ को? अब समझते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या है? अ फंक्शन f here is r to r defined by fx equal to x for each x belong to r is called identity function। कि हर एक आपका जो फंक्शन होगा वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा होगा। अब देखो एग्जांपल लेके समझते हैं। आपने एक फंक्शन लिया, आप x ये आपको दे रखा है। अब इसमें आप जो भी कुछ डालोगे, आपने 1 डाला तो 1 ही मिला, 2 डालोगे तो 2 ही मिलेगा, मान लो -2 डाला तो -2 आएगा इक्वल टू, यही फंक्शन आपको दे रखा है ना, ये है आपके पास फंक्शन। अब आपने इसमें 0 डाला तो 0 ही मिलेगा, आपने इसमें 100 डाला तो 100 ही मिलेगा, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। अब इसका ग्राफ अगर हमें बनाना हो तो हम क्या कहेंगे, या एक से पहले एग्जांपल लेके समझते हैं। देखो आपको आ जाएगा और भी क्लियर हो जाएगा। ए बी देखो ये फंक्शन है, हमारे पास फंक्शन क्या है, f(x) = x, ठीक है। इसे 1 2 3 आपने लिया, फिर 0 -1 -2 -3 ऐसे चल रहा है, तो इधर भी आपके पास यही फंक्शन है, -1 -2 -3, 1 का 1 से, 2 का 2 से, वही आ रहा है ना आपके पास आंसर में। तो आप यही आपके पास फंक्शन दिया हुआ है। पहले फंक्शन को देखो कि हाँ हमारे पास ये
इसके एलिमेंट्स सारे एसोसिएट हुए हैं नहीं, फिर चेक करो कि आइडेंटिटी फंक्शन है या नहीं। ठीक है, अब इस फंक्शन को हम कह सकते हैं, अगर ग्राफ बना रहे हो हम इसका, तो देखो ये आपने ग्राफ बनाया, यहाँ पे पुट किया 1 2 3 4 5, इधर ये ओरिजिन आपका -1 -2 -3 -4, ये इधर चल रहा है 1 2 3 4, ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस। ठीक है, 2 -3 -4। अब अगर आपने 1 डाला तो 1 आया आपके पास, आपने 2 इसमें इनपुट किया तो 2 आपके पास आउटपुट आ गया, 3 इनपुट किया तो 3 आउटपुट आ गया। अगर 0 पुट कर रहे हो तो 0 ही आपके पास आ रहा है, -1 कर रहे हो तो -1 ही आ रहा है, -2 पुट कर रहे हो तो -2 आ रहा है, -3 पुट कर रहे हो तो -3 आ रहा है। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन आपके पास बन जाएगी। ये देखो, ठीक है ना। तो हम इसको टेबल में भी ऐसे ही लिख सकते हैं। अगर हम इसकी टेबल बनाएंगे तो हमारे पास को टेबल में भी आपके पास ऐसे ही बनेगा। देखो, x और y आपने डाला, फंक्शन आपका है f(x) = x। अगर आपने 0 डाला तो 0 आपके पास आ गया, 1 आपने पुट किया तो 1 आ गया, 2 पुट किया तो 2 आ गया, 3 पुट किया तो 3 आ गया, 4 पुट किया तो 4 आ गया। ठीक है, खास नोट करने वाला क्या चीज़ है, नोट करो इस पॉइंट को। ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन, हमेशा ये ध्यान रखना है। और जो पासिंग कहाँ से करेगी, ओरिजिन से। और लाई कहाँ करेगी, ये लाइज इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे होते हैं ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि ऐसा कभी होगा ही नहीं कि आप एक्स की वैल्यू -1 डाल रहे हो तो आपको उल्टा बनेगा ही नहीं, आपके पास यही बनेगा। आपके पास 1 डालोगे तो 1 ही आएगा, 1 डालोगे तो -1 नहीं आएगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है ना, ये आपके पास इसी तरह का ये बनेगा। इसके डोमेन की बात कर लेते हैं। डोमेन क्या होगा इसका, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। कोडोमेन क्या होगा, वो भी। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। और रेंज क्या होगी, जो आपके पास इसकी इमेज बन रही होंगी वो भी रियल नंबर ही है, तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ठीक है, अब समझते हैं कांस्टेंट फंक्शन। अ फंक्शन f here from R to R defined by f(x) = c is a constant। जो c है आपका वो कांस्टेंट है, एंड ईच x belong to R is called कांस्टेंट फंक्शन। अब समझो, इसको ऐसे समझ सकते हैं, हम लेट लेते हैं कि लेट जो है वो c = 1 है। आप, ठीक है, आप f(x) में कुछ भी वैल्यू डालोगे आपको 1 ही मिलेगा। c मिल रहा है ना, हम c को 1 ले लेते हैं। ठीक है, हमने f(x) में डाला 2, तब भी आपके पास 1 ही आ रहा है। आपने f(x) में डाला मान लो 30, तब भी 1 ही आ रहा है। आपने f(x) में डाला -5, तब भी 1 ही आ रहा है। आप इसको ऐसे समझो कि कुछ भी आप फंक्शन में वैल्यू पुट कर रहे हो, आपके पास सेम आउटपुट निकल रहा है, तो वो फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, आप इसको ऐसे टेबल बना सकते हो इसकी।
आपने x की कोई भी वैल्यू डाली, 2 डाली तब भी 1 आ रहा है, 5 डालोगे जब भी 1 आ रहा है, -7 डालोगे जब भी 1 आ रहा है, और 100 डालोगे तो जब भी 1 ही आ रहा है। ठीक है, कोई भी वैल्यू डालो आपके पास सेम नंबर आएगा कांस्टेंट। अब एक इसको ऐसे समझें हम वेन डायग्राम से, तो एरो डायग्राम से समझो तो ऐसे ही है आपके पास 1 2 -3 100 5 कुछ भी डालो आप, आपके पास 1 ही आ रहा है। सभी कांस्टेंट ही हैं। और अगर अब इसको ग्राफ बनाए तो वो कैसे बनेगा, ये देखो ग्राफ भी, आपने 1 लिया 2 लिया 3, इधर चलते ही जा रहे हैं ना नंबर, तो ये इधर माइनस में भी ले रहे हो, कुछ भी आप नंबर ले रहे हो, तो आप 1 डालो और इधर इधर आपके पास ये 1 2 3 के चल रहा है। ठीक है, आपने 1 डाला तब भी 1 आ गया, 2 डाल रहे हो जब भी 1 आ रहा है, 3 डाल रहे हो जब भी 1 आ रहा है, 4 डाल रहे हो तब भी 1 आ रहा है, इधर -2 डाल रहे हो जब भी 1 ही आ रहा है, -3 डाल रहे हो तब भी 1 आ रहा है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, इसमें कुछ भी आप कोई भी वैल्यू, अगर आपको ऐसा दिखे कि कितनी भी वैल्यू पुट करने पर सेम ही नंबर आ रहा है, आपके पास आउटपुट सेम आ रहा है, तो वो कांस्टेंट फंक्शन है। हम इसको ऐसे ही समझते हैं। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन होती है जो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, आपको y की वैल्यू वही मिलेगी जो एक बार आप सबके साथ में वही मिलेगी, आप x की कोई भी वैल्यू पुट करो उसमें। क्लियर। अब देखो पॉलिनोमियल फंक्शन, अ फंक्शन f here from R to R is said to be polynomial function if for each x in R y equal to fx equal to a0 a1x ax square प्लस ऐसे से आपके पास चलता जा रहा है। जो n है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो आपके पास फंक्शन दिया गया है द फंक्शन डिफाइन एफ एक्स एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2, मतलब ये आपके पास x की कुछ पावर है तो वो क्यूबिक हो जाते हैं, ये बायो क्वाड्रिक है, क्यूबिक फंक्शन है, बायो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये सब आपके पास एग्जाम्पल है पॉलिनोमियल फंक्शन के। इससे रिलेटेड एक आपके पास एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 13 दिया गया है, वो करते हैं। देखो एग्जाम्पल 13, डिफाइन द फंक्शन ऑफ एफ हेयर फ्रॉम आर टू आर बाय एफ बाय वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ये आपको एक फंक्शन दे दिया गया है जिसका एक्स जो है बिलोंग करता है रियल नंबर से। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो बाय यूजिंग द डेफिनेशन व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन और ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ। ठीक है, हमारे पास एक्स दे दिए गए हैं कि -4, अगर आप इसमें -4 पुट करोगे तो x का स्क्वायर -4 का स्क्वायर क्या होगा 16, -3 का स्क्वायर क्या होगा 9। तो आप ऐसे इसके, ये डोमेन आपको दिया हुआ है, रेंज आपको निकालनी है। ठीक है ना, तो -4 डालेंगे तो आपके पास 16, -3 पुट करेंगे तो 9, -2 पुट करेंगे तो 4, -1 पुट करेंगे तो 1, -1 का स्क्वायर क्या 1, 0 पुट करेंगे तो 0, 1 पुट करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ये आपके पास कंप्लीट हो जाएगी टेबल। अब देखो इसके डोमेन क्या है, डोमेन हम क्या बता सकते हैं इसकी, क्या है डोमेन, सारे रियल नंबर हैं। ठीक है ना, माइनस भी और प्लस भी सब रियल नंबर हैं, तो जो आपका एक्स है वो क्या किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। तो इसकी डोमेन क्या हो गई, ऑल सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ठीक है, अब रेंज की बात करते हैं, रेंज क्या है इसकी, तो रेंज भी आपके पास एक्स स्क्वायर क्या बन रहा है आपके पास, वो भी आपके पास रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ठीक है, अब देखो इसका ग्राफ अगर बनाएंगे तो आप जब ऐसे पुट करेंगे तो आपके 2 डालोगे वैल्यू तो 4 आ जाएगी आपके पास, और 1 डालोगे तो 2 आ जाएगी, और 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगी,
और -1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगी, ठीक है ना, और 2 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगी आपके पास। तो इसका ग्राफ, और -3 पुट करेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा। तो इसका ग्राफ हमेशा ऐसे बनेगा, उल्टा यू जैसा, ठीक है। ये इसका ग्राफ हो गया हमारे पास। हम इसमें, ये ग्राफ हमारे पास हो गया f(x) पुट करने पर x² का। क्लियर है। अब करते हैं एग्जाम्पल 14। ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन का ही एग्जाम्पल है। तो आपको दिया गया था, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन f हेयर फ्रॉम r to r डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू x³, और x जो है वो आपका रियल नंबर से बिलोंग करता है। इसका मतलब हो गया कि आप f(x) जब ले रहे हो तो आपको x³ मिल रहा है। आपने f(x) में मान लो 1 पुट किया तो आपको क्या मिला, 1 का क्यूब 1। आपने -1 पुट किया तो -1, ठीक है। आपने 0 पुट किया तो आपको 0, और आपने अगर 2 पुट किया तो आपको 8 मिल रहा है। x का क्यूब होता जा रहा है ना। और आपने अगर -2 पुट किया तो आपको -8 मिल रहा है। तो ये आपके सारे डोमेन आ गए और ये आपकी सारी रेंज आ गई। अब अगर इसको ग्राफ पे प्लॉट करें तो देखो कैसे करेंगे। ये आपने ग्राफ बनाया, आपने 0 लिया तो 0 मिला, आपने 1 लिया तो 1, ये 3 4 5 6 7 8, और इधर -1 -2 -3 -4 -5 7 -8। आपने 1 पुट किया तो आपको 1 मिला, आपने -1 पुट किया उसमें तब भी आपको 1 ही मिला, ठीक है। -1 पुट किया तो -1 मिला, हाँ, और 2 पुट किया तो आपको 8 मिला, ठीक है। -2 पुट किया तो आपको -8 मिला। तो इसका ग्राफ किस तरह का बन जाता है, ऐसा, ये जो ओरिजिन से पास होके और वो ऐसे बन जाएगा। ये आपका x³ का ग्राफ है, समझ गए। ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है क्योंकि x² x³ जब आपको क्यूबिक दे रखा है, क्वाड्रिक दे रखा है, तो सब पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करते हैं हम रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन कौन से होते हैं, जैसे एक ऊपर एक आपको फंक्शन दिया गया और एक नीचे फंक्शन दिया गया है। मतलब एक ऊपर पॉलिनोमियल फंक्शन है और नीचे पॉलिनोमियल फंक्शन। जैसे आप कह सकते हो कि x² -1, ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, और नीचे भी आपको दे दिया गया कि x+1, ठीक है। ये भी नीचे पॉलिनोमियल फंक्शन है, जिनको आपने p/q या f(x) g(x) की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। इसमें खास ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपके पास जो g(x) है, मतलब जो डिनोमिनेटर में है, वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, अब जैसे मान लो मैंने इसमें कहती कि जो आपका x है वो -1 के इक्वल नहीं हो सकता। ये कैसे भी मुझे पता चला, देखो हम नीचे वाले डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 रख लेते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू -1, -1 यहाँ पुट करते क्या हो जाएगा, आपके पास नीचे 0 बन जाएगा, कट जाएगा। तो आपका अगर 0 हो गया तो वो तो नॉट डिफाइन हो गया ना, वो तो फंक्शन ही आपका नॉट डिफाइन हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो 0 चाहिए ही नहीं हमें। तो इस तरह के फंक्शन को हम रैशनल फंक्शन कहते हैं, ठीक है। जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है हमारे पास, वो 1/x का हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि जो एग्जाम्पल 15 में भी आपके पास है। अब देखो एग्जाम्पल 15, आपको दिया गया है कि डिफाइन द रियल वैल्यू फंक्शन f हेयर फ्रॉम r -0। मतलब जो आपका फंक्शन का डोमेन है वो r रियल नंबर में एक्सेप्ट 0 है, ठीक है। तो और आपको फंक्शन क्या दिया गया है कि f(x) डालो, आप जब पुट करोगे तो आपको 1/x की वैल्यू मिलेगी, और जो x है जो आपका वो भी रियल नंबर है, 0 को छोड़ के 0 नहीं ले सकते, क्योंकि 0 लेंगे तो वो तो नॉट डिफाइन हो जाएगा ना, इसलिए 0 नहीं ले सकते यहाँ पे। तो हमने अगर -2 हमने पुट किया तो उसकी 1/2 क्या बन जाएगा, देखो पहले ऐसे सॉल्व कर लेंगे इसे। -2 आप पुट करोगे तो 1/-2 क्या किसके इक्वल है, -0.5 के,
ठीक है, अगर आपने -1/1.5 पुट किया तो ये डेसिमल हटके ऊपर और आपका 2/3 -2/3 यानी किसके बराबर हो गया, लगभग 0.67 के आसपास। अब आपने -1 पुट किया तो आपको क्या मिलेगा, 1/-1 कट गया तो रह गया -1। इस तरह से हम सारी वैल्यू निकल जाएंगी हमारे पास। हम -2 पुट कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है -0.5। ठीक है, -1.5 पुट कर रहे हैं तो हमारे मिल रहा है -0.67। ठीक है, -1 पुट कर रहे हैं तो -1। अब 0.5 पुट करेंगे, -0.5 पुट करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा आपके पास कट के 10, तो आ गया -2। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ये प्लस का 4 है, ये 2, ये 1, ये 0.67 और ये इसका सबके पॉजिटिव चल रहे हैं तो ये हमारे पास 0.5। ठीक है, अब आपके पास जो डोमेन है इसकी वो क्या है कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर माइनस एक्सेप्ट 0 को छोड़ के, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, और रेंज क्या आएगी, रेंज भी यही आ रही है कि है तो सारे रियल नंबर पर 0 नहीं है इसमें। देखो माइनस के भी हैं, प्लस के भी नंबर हैं, पर रियल नंबर 0 नहीं है बस, तो आपकी रेंज भी रियल नंबर एक्सेप्ट 0 आ जाएगी। ठीक है, अब इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा, ग्राफ बनाते हैं। देखो ग्राफ में क्या होगा, जैसे जैसे आप वैल्यू पुट करते जाओगे 0 तो इसमें आएगा ही नहीं, क्योंकि 0 पुट करने से तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। जैसे जैसे वैल्यू कम करते चले जाओगे ये ग्राफ ऐसे बन जाएगा नीचे की तरफ से जाते हुए, ऐसे ही ये माइनस की साइड में बन जाएगा, ये ऐसे। ठीक है, 0 को टच नहीं करेगा ये ग्राफ कहीं भी, क्योंकि 0 करते ही हमारा जो फंक्शन है वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। जैसे जैसे आपने 0.25 पुट किया तो आपके पास 4 आ गया, आपने 0.5 पुट किया तो लगभग यहाँ 2 आ गया, अगर आपने 1 पुट किया तो 1 आ गया, ये आपके पास ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ इस तरह से बन जाएगा इसका आपका, ये आपका किसका ग्राफ है, 1/x का। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, द मॉडुलस फंक्शन। द फंक्शन f here are R2R defined by fx equal to mod x for each x related to belong to real number is called मॉडुलस फंक्शन। अब ये मॉडुलस फंक्शन क्या है, अब इसको समझो। देखो जब हम मॉडुलस फंक्शन में क्या होता है कि जब हम ये किसी के साथ में ऐसे लगा देते हैं, इसका मतलब है कि जब कोई भी हम वैल्यू अंदर पुट करेंगे तो हमें वो पॉजिटिव ही मिलेगी, हमेशा को पॉजिटिव x ही हमें मिलेगा। वो कैसे, ये समझते हैं। देखो इसको हम ना इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर हमने x वैल्यू पुट करी पर जो हमारा x है वो अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो वो पॉजिटिव मिल रहा है, और अगर हमारे पास जो x है वो लेस देन 0 है तो -x मिल रहा है, पर -x नहीं, वो x ही मिल रहा होता है। आप ऐसे समझो, हमने पुट किया मान लो 2, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 क्या है, 0 से बड़ा है, ये उल्टा साइन बन गया, ये ऐसे है, इसको ऐसे है, 0 से ग्रेटर है तो आपने इसमें फंक्शन में पुट किया, ये क्या दे रहा है ऐसे 2, बाहर निकल के क्या बन जाएगा आपके पास 2। ठीक है, अगर आपने -2 पुट किया, ठीक है, अंदर -2 आपने पुट किया, बाहर निकल के क्या बनेगा, ये छोटा है 0 से छोटा है तो एक तो इसने माइनस दिया अपना, और ये -2 तो माइनस माइनस प्लस करके क्या बन जाएगा, तब भी +2। तो हमेशा आना पॉजिटिव वैल्यू ही है मॉडुलस फंक्शन की, पर हमें बस ये ध्यान क्या रखना है कि अगर वो 0 से छोटा है जो आपका x है तो उसके साथ में माइनस, मतलब -1 माइनस उसे और दे देगा, पॉजिटिव बनाना है उसको। मॉड का काम ही यही है किसी नंबर को पॉजिटिव बनाना, वो हर एक नंबर की जो आपका आउटपुट होगा वो पॉजिटिव ही आएगा। आप उसमें इनपुट में आप चाहे नेगेटिव डालो और चाहे पॉजिटिव डालो, आपको जो रेंज मिलेगी उसकी वो हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगी। ठीक है, इसको ऐसे ही समझेंगे।
अब इसकी टेबल की अगर देखो, आप टेबल बना के आप समझ जाओगे। टेबल देखो, अगर आपको x मिल रहा है, आपने x डाला है और यहाँ पे आपके पास ये y है, ये आउटपुट हो गया, ये आपका इनपुट हो गया। आपने 2 डाला तो भी आपको 2 मिल रहा है, आपने -2 डाला है तब भी आपको 2 ही मिलेगा। आपने इसके लिए 0 डाला तो आपको 0 मिल रहा है, -1 डाला तब भी आपको 1 ही मिलेगा। आपने -4 डाला तो भी आपको 4 ही मिलना है, और आपने 4 डाला तो भी आपको 4 ही मिलेगा। अब इसके ग्राफ को कैसे समझते हैं वो देखते हैं। देखो कि अगर आपने 0 की वैल्यू पुट करी तो 0, आपने 2 की वैल्यू पुट करी तो भी आपको 2 मिल रहा है, और आपने -2 की वैल्यू पुट करी जब भी आपको 2 मिल रहा है। आपने 4 की वैल्यू पुट करी तो भी आपको 4 मिल रहा है, आपने -4 पुट किया जब भी आपको 4 मिल रहा है। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे एक स्ट्रेट लाइन वी की शेप में ऐसे बन जाएगा आपके पास ये ग्राफ। क्योंकि नेगेटिव में तो आएगा ही नहीं ना वैल्यू, आउटपुट आपको नेगेटिव में मिलना ही नहीं है। जो आउटपुट मिलेगा वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। y की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी ही नहीं, हमेशा पॉजिटिव ही होगी। ठीक है, इसके डोमेन रेंज की बात कर लेते हैं। डोमेन क्या होगा इसका? सारे रियल नंबर, कोई भी आप डाल सकते हो इसमें, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। और रेंज क्या होगी इसकी? रेंज में आपके पास देखो 0 आ रहा है और इनफिनाइट पॉजिटिव नंबर तक आएंगे, तो हमारे पास नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, 0 और इनफिनाइट पॉजिटिव नंबर तक आ जाएंगे। तो हम इसे क्या कहेंगे? ऑल पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूड 0। 0 भी इसमें आ जाएगा, जैसे हमने मॉड में देखा, तो उसमें देखा था ना अभी पोलिनोमियल रैशनल फंक्शन में कि 0 आ ही नहीं सकता, पर यहाँ 0 आ जाता है पर नेगेटिव नहीं आएगा कोई भी। ठीक है, और कोडोमेन तो इसका सारे ही सेट वो है रियल नंबर के, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सिग्नम फंक्शन। द फंक्शन एफ हेयर फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय फंक्शन जो है अगर एक्स से बड़ा हुआ आपका, जो आपका इनपुट डोमेन है वो अगर आपका एक्स से बड़ा है तो आपको 1 की वैल्यू मिलेगी, रेंज उसकी 1 हो जाएगी। अगर वो एक्स के इक्वल 0 है, एक्स इक्वल टू 0 है तो आपको 0 मिलेगा। अगर एक्स आपका 0 से छोटा है तो आपको -1 की वैल्यू मिलेगी। जो इस टाइप के फंक्शन होंगे उसे ही हम सिग्नम फंक्शन कहते हैं, इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन। ठीक है, अब इसमें जो हमारे पास डोमेन है वो क्या आ रहा है हमारे पास? सिर्फ या तो वो 0 से छोटा होगा या 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, पर जो हमारे पास रेंज आ रही है वो हमारे पास सिर्फ यही आ रही है। अगर रेंज की बात कर रहे हैं हम तो इसकी रेंज आ रही है हमारे पास 1, 0 और -1। सिर्फ ये हमें रेंज का सेट मिल रहा है, और जो हमारा डोमेन है वो तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, डोमेन हमारे पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, ये आ गया। ठीक है, अब इसका वो देखो ग्राफ, देखो इसके ग्राफ में आप x की कोई भी वैल्यू पुट करो, 1, 2, 3, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, और कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट करो। अगर पॉजिटिव वैल्यू पुट कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है? 1। 0 पुट कर रहे हो तो 0। ठीक है, सबसे पहले 0 कर देते हैं। और अगर 1 पुट कर रहे हो तो आपको 1 मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा। तो हम 0 पे यहाँ पे ओपन सर्कल बना देते हैं, और फिर उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन। आपके पास जब 2, 3 पुट करोगे जब भी आपको 1 मिलना है, 4 पुट करोगे जब भी आपको 1 मिलना है। ठीक है, अगर आप नेगेटिव वैल्यू पुट कर रहे हो, मतलब आपका x जो है वो 0 से छोटा है, तो आपको 1 नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 से 1 मिलेगा सारे में, ये 0 नहीं मिल रहा है यहाँ पे, इसलिए मैं इसे ओपन सर्कल बना रही हूँ। यहाँ क्लोज सर्कल बनाया ना, यहाँ ओपन सर्कल,
कि अगर आप -1 ये कर रहे हो पुट तो 0 नहीं मिल रहा, -1 मिले जा रहा है आपको हर बार। आप -4 पर पुट करोगे जब भी आपको -1 मिलेगा। आप इधर 4 पुट कर रहे हो, 8 पुट कर रहे हो, 100 पुट कर रहे हो, आपको 1 ही मिलेगा। तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा कि आप यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 और यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। आप कुछ भी रियल नंबर पुट करोगे आपको या तो 0 मिल रहा है या 1 मिल रहा है या -1 मिल रहा है, इसके अलावा तो और कुछ मिलेगा ही नहीं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसे हम फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं, स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि आप x की कोई भी वैल्यू पुट करो। मान लो आपने स्टेप x लिया 5, ठीक है, तो अगर वो आपका जो देखो आप एक मिनट पहले मैं लिख देती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। अगर आपका जो x है वो -1 से बड़ा है और 0 से छोटा है, क्या हो सकता है? आपने ले लिया -0.5 वैल्यू। अब इसको ना ऐसे नंबर लाइन पे भी हम समझेंगे, आपको पहले मैं लिख देती हूँ फिर चीज़ें समझाती हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है ये और बहुत ही इजी से समझ में एक बार आ गया ना फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप एक बार आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ हमें क्या वैल्यू लेनी है, तो बहुत ही इजी फील होगा आपको इसमें। देखो आपने ये 0 लिया, 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हो वैल्यू तो, और इधर भी माइनस में भी ले सकते हो, -2 -3 -4 कुछ भी आप ले सकते हो। आपने अगर माइनस ये वैल्यू 0 और 1 के बीच में है आपकी, ठीक है, तो आपको 0 मतलब उससे पहले वाला इंटीजर्स कौन सा है 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना है, ये 0 इंटीजर है 1 इंटीजर है। अगर हम 0.5 कहूँ तो वो इंटीजर तो नहीं है ना। अगर मैंने 0.5 लिया तो आपका जो आउटपुट आएगा वो 0 आएगा। अगर मान लो मैंने 2.7 ले लिया तो उससे पहले वाला इंटीजर कौन सा है 2। ठीक है, अब आपने एक फंक्शन लिया, आपने डाला x की वैल्यू क्या लिया आपने ली, आपने ली 2.9 मान लो, तो जो आपको y मिलेगा वो क्या मिलेगा इससे छोटा ग्रेटेस्ट, यहाँ से मतलब इंटीजर उससे पहले वाला इंटीजर्स। 2.9 में 3 नहीं ले लेंगे, उससे पहले जो इंटीजर्स आ रहा है हमेशा लेफ्ट साइड में देखना है आपको, क्योंकि लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर होते हैं वो छोटे होते चले जाते हैं। माइनस में भी होगा, अगर माइनस में ले रहे हो आपने लिया समझ लो 1.9 -1.9 लिया, तो उससे छोटा क्या है -1 नहीं है -2, तो आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी -2। ठीक है, अगर आपका -1 और x के -1 और 0 के बीच में है x, तो आपको -1 मिल रहा है। अगर आपका जो x है वो 0 और 1 के बीच में है तो आपको 0 मिल रहा है। अगर आपका x 1 और 2 के बीच में है तो आपको 1 मिलेगा, अगर 2 और 3 के बीच में है तो 1 मिलेगा। मतलब लेफ्ट वाला जो आपका इंटीजर्स होगा वो आपको मिल जाएगा आउटपुट में। ठीक है, कुछ भी आप इसमें डालोगे, मान लो आपने -3 आपने डाला f(x) में -3.5, ठीक है, तो आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी उस टाइम पे, लेफ्ट में नंबर कौन सा है -4, इधर नहीं जाना है, छोटा 2 नहीं है -2 नहीं है। ये गलती करते हैं बच्चे, इसको ध्यान रखना, माइनस में हमेशा जितना नंबर बड़ा होता चला जाएगा वो छोटा होता चला जाता है। अगर इसके ये -4 छोटा है -3 से तो हमेशा छोटे नंबर पे जाएंगे, लेफ्ट वाला जो भी आपके पास इंटीजर्स होगा वो आपके पास आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, इसके ग्राफ को समझते हैं। अब देखो ग्राफ, आपने 1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो आपको 1 ही मिलेगा। यहाँ मैं नोट लगा रही हूँ कि 2 नहीं मिलेगा, 1 और 2 के बीच में। अगर आपने 2 डाला इनपुट में, x की वैल्यू आपने =2 ले ली तो आपको y 2 मिलेगा, क्योंकि 2 अपने आप में इंटीजर है। पर अगर आपने x की वैल्यू 1.9 ले ली तो आपको 1 ही मिलेगा। y की वैल्यू 1.99 भी ले ली तब भी आपको 1 ही मिलेगा उसका आउटपुट। ठीक है, ऐसे ही देखो 2 और 3 के बीच में कोई वैल्यू डाल रहे हो आप तो आपको क्या मिल रहा है 2 ही मिल रहा है।
ठीक है, यहाँ नॉट लगा रही हूँ क्योंकि 3 पे ही 3 होगा सिर्फ। अगर 2.9999 भी है तो भी आपको वैल्यू 2 ही मिलेगी उसकी। ऐसे ही 3 और 4 के बीच में कोई नंबर डाल रहे हो आप तो आपको उसकी वैल्यू 3 ही मिलेगी। ऐसे ही माइनस में देखो, अगर आपने किसी भी नंबर को 0 और -1 के बीच में डाला आपने तो आपको उसकी वैल्यू -1 ही मिलेगी, 0 नहीं। ऐसे ही आपने कोई नंबर -1 और -2 के बीच में पुट किया तो उसकी वैल्यू आपको -2 मिलेगी, क्योंकि -1 पे तो मैंने नॉट लगा दिया कि -1 नहीं मिलेगी। आपने अगर -x की वैल्यू -1.99 भी ली तो आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी, -2। हमेशा लेफ्ट में, इसको याद रखने का तरीका यही होता है कि आपने इसको लेफ्ट में देखना है, लेफ्ट का नंबर कौन सा है। ये अगर -1.99 पुट करना हो मुझे तो मैं यहाँ पुट करूँगी, यहाँ पे कहीं होगा ये नंबर, तो इसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर्स आ रहा है, -2, तो -2 ही मुझे वैल्यू मिलेगी। अगर आपने -2 और -3 के बीच में कोई नंबर पुट किया तो उसकी वैल्यू आपको -3 ही मिलेगी। ठीक है ना, इस तरह से इसको हम ग्राफ को समझते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि आपको लेफ्ट साइड वाला नंबर, यहाँ से अगर 3 से छोटा नंबर कोई पुट कर रहे हैं तो आपको 2 मिलेगा, अगर 5 से कोई छोटा नंबर पुट कर रहे हैं तो आपको 4 मिलेगा, -3 से छोटा नंबर कोई पुट कर रहे हैं तो आपको -3 से छोटा पुट कर रहे हैं, यहाँ पे नंबर पुट करा आपने 2 पॉइंट समथिंग कुछ भी तो आपको -3 ही मिलेगा। आपने 3 पॉइंट समथिंग कुछ पुट किया नेगेटिव में तो आपको -4 ही मिलेगा। इस चीज़ को ऐसे याद रखना है, ठीक है। अब इसकी डोमेन की बात करते हैं। तो डोमेन में तो आप कुछ भी डाल सकते हो, तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है ना इसका डोमेन तो। पर रेंज क्या होगी इसकी, रेंज को देखो हमें क्या मिल रहा है, हम चाहे माइनस रूट भी डालेंगे, मान लो माइनस रूट भी डाला आपने, तब भी उससे पहले वाला इंटीजर जो लेफ्ट साइड में इंटीजर होगा वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इसकी रेंज हो जाएगी। आप रियल नंबर डालो, कुछ भी डालो, इंटीजर्स भी डालोगे तब भी आपको जो आउटपुट मिलेगा वो इंटीजर्स ही मिलेगा एक। ठीक है, अब हम करते हैं अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। अलजेब्रा में क्या होता है, आप एडिशन करते हो, सब्ट्रैक्शन करते हो, मल्टीप्लिकेशन करते हो, डिवीज़न करते हो, ये सब ना हमें अब 2 रियल फंक्शंस में करना है। ठीक है, कि 2 रियल फंक्शन को आपस में ऐड कैसे करेंगे, उनकी सब्ट्रैक्शन, उनका मल्टीप्लिकेशन और क्वोशंट करके हमें क्या आपके पास आ रहा है। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपके पास एग्जाम्पल 16 है, वो करते हैं। अब देखो एग्जाम्पल 16 क्या दिया गया आपको कि लेट f(x) = x²। ये आपको फंक्शन दिया गया एक f(x) का, फिर एंड g(x) का एक फंक्शन दिया गया 2x + 1। आपको इन दोनों रियल फंक्शन को प्लस करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है और डिवीज़न करना है। ठीक है, अब करते हैं शुरू। देखो जब आप f + g कर रहे हो तो आपका पहला फंक्शन क्या है, x²। अब इसमें इसको ऐड करेंगे दूसरे फंक्शन को तो क्या बन जाएगा, 2x + 1। ठीक है, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्शन करना है हमें, f - gx को, x² माइनस आपका g फंक्शन 2x + 1। जब माइनस का बाहर साइन होगा तो वो अंदर के साइन चेंज कर देगा, आपके पास ये फंक्शन आ गया। ठीक है, अब हम इनका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। देखो पहले आपने लिया x² को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 2x + 1 से। अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2x³ + x²। ठीक है, अब आप देखो डिवीज़न, आप ऐसे 2 फंक्शन को हम इस प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं और डिवीज़न भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने लिखा 2x + 1, ये दोनों। हम यहाँ पे हमें क्या खास देखना है कि जो हमारा gx है, मतलब जो आपका डिनोमिनेटर में होगा वो कभी भी इक्वल टू क्या नहीं होगा, ये चीज़ हमें चेक कैसे करेंगे, हमने बताई थी पहले भी आपको। देखो 2x + 1 = 0 ले लो तो 2x = -1, x = -1/2। जो आपका ये x होगा वो कभी भी -1/2 के इक्वल नहीं होगा। कभी भी x जो आपका होगा वो
1/2 इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि -1/2 आपने पुट किया। देखो आप -1/2 इसमें पुट करते हैं, -1/2 + 1, इस 2 से 2 कट गया, -1 + 1 क्या बन गया 0। तो 0 लगा आते के साथ तो नॉट डिफाइन हो जाएगा ना, तो हमें डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं लाना है। तो हमारा यहाँ पे x क्या नहीं हो सकता, -1/2 नहीं हो सकता। क्लियर है। इसी टाइप का एग्जाम्पल 17 है, जिसमें हमें दो फंक्शंस को प्लस करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है और डिवीज़न करना है। ठीक है, करते हैं शुरू। पहले हम दोनों को फंक्शंस को प्लस करते हैं। तो एक फंक्शन आपको ये दिया गया है, एक फंक्शन आपको ये दिया गया है, तो √x + x। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्शन करते हैं, √x - x। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में देखो, अगर √x और x मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसकी क्या पावर हो गई 1/2, और मल्टीप्लाई करके x की पावर क्या है 1। जब हमारे पास बेस सेम होते हैं तो पावर प्लस हो जाती हैं, तो हम पावर को प्लस कर देते हैं, 1/2 + 1। एलसीएम लेंगे नीचे तो आपके पास 1 + 2/2, तो क्या आ जाएगा x की पावर 3/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो डिवीज़न में अगर हम डिवाइड कर रहे हैं दो फंक्शंस को तो क्या हो जाएगा हमारे पास √x/x। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2/x। जब बेस सेम हो, डिवीजन में हो, तो हम क्या करते हैं, पावर को माइनस कर देते हैं, 1/2 - 1। तो ये क्या बन जाएगा, एलसीएम लेके 1 - 2, यानी x की पावर -1/2। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे खास क्या रखना है हमें कि जो हमारा x है वो इक्वल टू क्या नहीं हो सकता, 0 के नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ 0 पुट करते हैं नॉट डिफाइन हो जाएगा हमारा फंक्शन, तो हमें वो 0 नहीं लेना। ठीक है, अब हमारे एग्जाम्पल 17 तक हो गए हैं, तो अब हम नेक्स्ट जो करेंगे वो एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और शेयर करें और लाइक करें मेरे चैनल को। थैंक यू।